बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे थे केमिस्ट्री का, जिसमें 1 बाय 1 जो है हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं वो बिल्डअप किए हैं अपने। सबसे पहले हमने एटम की बात की, उसके बाद मालिक्यूल की बात की, एटम के साइज़ की बात की, फिर मालिक्यूल की टाइप्स की बात की, फिर हमने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक पढ़ा। दैन हम एम्पिरिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ मोल, एवोगाड्रोस नंबर, स्टोइकियोमेट्री, और कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। आज चैप्टर नंबर 1 का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के एंड में, आप जो है वो इसको देख सकते हैं। टॉपिक का नाम है यील्ड। व्हाट इज मीन बाय यील्ड? तो आप सब लोग फेमिलियर है, यील्ड हम किसको कहते हैं? रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है पैदावार। कि अगर हमने कोई जो है वो क्रॉपिंग की हुई है, कोई फसल वगैरह काश्त की है, तो उससे हमें पर एकड़ हमें कितनी यील्ड मिलती है, कितनी पैदावार मिलती है, कितनी हमें जो है फसल उसमें से हासिल होती है, उसको हम यील्ड बोलते हैं। जब हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे, तो हमारी यील्ड का क्या मतलब होगा कि अगर हमने कोई रिएक्शन करवाया है, कि अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए और वो कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट के अंदर, तो वो रिएक्टेंट हमें कितनी प्रोडक्ट दे रहा है, ये हमारे पास क्या है जी, उसकी यील्ड है। ए रिएक्शन, अगर ए रिएक्टेंट है वो आफ्टर रिएक्शन हमें कितनी बी प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास कितनी अमाउंट होगी बी की, ये क्या है, यील्ड है। तो यील्ड की डेफिनेशन क्या हुई? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज यील्ड। ये जनरल डेफिनेशन है यील्ड की। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज यील्ड। वेरी सिंपल डेफिनेशन कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी उसकी अमाउंट को क्या बोलेंगे? यील्ड बोलेंगे। अब आगे हमारे पास यील्ड की टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यील्ड। यील्ड हमारे पास 2 तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, दूसरी हमारे पास है एक्चुअल यील्ड। तो एज द नेम इंडिकेट, जैसे ये नाम जाहिर करते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड है, यानी ऑन द पेज ही ये बात हो सकती है, जुबानी कलाम में ये बात हो सकती है, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो थ्योरेटिकल यील्ड की जब हम बात करेंगे तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, द अमाउंट ऑफ यील्ड विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल यील्ड। यानी हमारे पास अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उससे हम जो अमाउंट ऑफ यील्ड को कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास क्या होगी? एक्चुअल यील्ड होगी, सॉरी थ्योरेटिकल यील्ड होगी। दैट इज ओनली इन द वर्ड्स, ये सिर्फ जुबानी कलामी बात है। एक्चुअली हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड अटेनेबल नहीं होती। ठीक है, अटेनेबल कौन सी होती है? वो होती है एक्चुअल यील्ड। क्या है जी? द अमाउंट ऑफ यील्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल वर्क इज कॉल्ड एज एक्चुअल यील्ड। यानी जो असल में हमने एक्सपेरिमेंट करवाया है, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे पास जो यील्ड आएगी, ये जो प्रोडक्ट आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल यील्ड बोलेंगे। एक्चुअल का मतलब रियल में जो हमारे पास मौजूद है। थ्योरेटिकल जो सिर्फ हम थ्योरेटिकल यानी कि तखय्युल आती है, हाइपोथेटिकल है, हमारे माइंड में है कि इतनी होनी चाहिए थी लेकिन उतनी होती नहीं है। ठीक है, दोबारा सुने। द अमाउंट ऑफ यील्ड विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल यील्ड एंड द अमाउंट ऑफ यील्ड विच इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ एक्सपेरिमेंटल वर्क। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हमारे पास, या आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो असल में जिसे हम देख सकेंगे, जिसको हम यूज कर सकेंगे, वो आएगी यील्ड, उसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल यील्ड। जबकि थ्योरेटिकल यील्ड को हम सिर्फ लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, चूंकि ये सिर्फ जुबानी कलामी होती है, इसको हम यूज नहीं कर सकते कहीं पे। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसको हमने स्टडी करना है जी। यहाँ पे आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, सॉरी मैस नंबर कितना होता है? 1.008। हाइड्रोजन हैज मैस नंबर 1.008 एंड ऑक्सीजन हैज 16। कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। 16 + 16 32 ग्राम्स। एंड हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है? 4 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है। 4 ग्राम हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन। सो द टोटल यील्ड वुड बी 18 ग्राम, जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है। और हमारे पास टोटल कितने? 2 हैं, 36 ग्राम। अब देखें 32 + 4 36। तो जब भी 32 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी, हमारे पास यील्ड कितनी आनी चाहिए? 36। 36 से एक पॉइंट भी, 36.1 भी नहीं हो सकती। क्लियर? यानी यहां पे हमारे पास जो यील्ड आएगी वो 36 ही हो सकती है, 36 से 0.1 भी ज्यादा नहीं हो सकती।
ये 36 हमने कैसे कैलकुलेट किया जी, हमारे पास हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 और वाटर मॉलिक्यूल है कितने 2, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 36 ग्राम हमारे पास क्या है थ्योरेटिकल यील्ड है। ये हमने कहाँ से कैलकुलेट की है, ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है थ्योरेटिकल यील्ड का नाम दिया है। क्लियर। लेकिन असल में जब हमने हाइड्रोजन ली ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास जनाब थ्योरेटिकल यील्ड की बजाय हमारे पास जो यील्ड आती है वो 30 ग्राम आती है, बाकी की 6 ग्राम कहाँ गई। क्वेश्चन ये है ना कि अगर 36 ग्राम बननी चाहिए थी और बनी 30 ग्राम है तो बाकी की 6 ग्राम कहाँ गई। देखें बेटा, आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, हमने स्टोइकियोमेट्री वाले टॉपिक में स्टडी किया था कि वेन एवर अ रिएक्शन विल अकर, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके साथ कोई ना कोई साइड रिएक्शन भी होगा, ठीक है, कोई ना कोई साइड रिएक्शन भी होगा। देखिए आप घरों में चावल तो बनाते ही होंगे, राइस पकाते हैं आप सब लोग, पकाने से पहले हम क्या करते हैं उसको वॉश करते हैं। वॉश करते हुए जब आप वॉशिंग कर रहे होते हैं राइस की तो क्या वॉशिंग के दौरान तमाम राइस के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके कंटेनर में ही रहते हैं, बर्तन में ही रहते हैं, या कुछ वेस्ट भी हो जाते हैं। जी हाँ, हमारे पास सब के सब कंटेनर में नहीं रहेंगे बल्कि कुछ अमाउंट जो होगी वो वेस्ट भी हो जाएगी, ठीक है। यानी हम यहाँ से ये चीज़ सामने आई कि वॉशिंग के प्रोसेस में कुछ चीज़ वेस्ट आउट हो जाती है। अगर आप कोई चीज़ फिल्टर कर रहे हैं तो फिल्टर के दौरान भी कुछ चीज़ें हमारे पास या तो वेपोरेट हो जाएंगी या टूट जाएंगी या बिखर जाएंगी, कहीं इधर उधर हो जाएंगी, तो कभी भी आपके पास 100% प्रोडक्ट नहीं आती, ठीक है। आप 99.9% तो कह सकते हैं, 100% नहीं कह सकते। अगर आपको कहीं किसी भी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ मिले दैट इज़ 100% प्योर तो ये गलत बात है। 100% प्योर कोई चीज़ नहीं होती, 100% सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, दैट इज़ आइडियल, ठीक है। हम सब क्या है नॉन आइडियल है और हमारे पास 99.9% तो प्योरिटी हो सकती है, 100% प्योरिटी नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन है जी, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, यानी थ्योरेटिकल यील्ड जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं वो ज़्यादा होती है और एक्चुअल यील्ड जो हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं वो कम होती है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी चंद रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिए। सबसे पहले है जी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ना तजुर्बेकार शख्सियत, यानी मैं हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे भेज दिया जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाएं, तो जब मुझे किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में पता ही नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से उस केमिकल रिएक्शन को करवाऊंगा। कुछ मैं वेस्ट आउट कर दूंगा, कुछ गिरा दूंगा, कुछ जो है वो केमिकल रिएक्शन गलत करवा दूंगा। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का करवाना है तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स की बजाय मैं 1 मोल ले लूँ या 3 मोल ले लूँ। और केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है जहाँ पे आप अ सिंगल माइनर जो है वो मिस कैलकुलेशन से आपके पास रिजल्ट खराब हो जाते हैं। अगर आपने 2 ग्राम लेना था आपने 3 ले लिया है तो आपके रिजल्ट खराब, ठीक है। तो इनएक्सपीरियंस पर्सन कभी भी काम ठीक तरीके से नहीं करेगा, यानी अनाड़ी बंदा कभी ये काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। आप लोग भी इस बात से अच्छी तरह से फेमिलियर हैं कि अगर कोई काम आपको नहीं आता तो आप वो काम कभी भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको उसकी एक्सपर्टनेस ना हो जाए, आप उसमें एक्सपर्ट ना हो जाए बिल्कुल। सेकंड नंबर पे साइड चेन रिएक्शन अकर्स या बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास साइड चेन रिएक्शन भी हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कार्बन का, जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हमारी प्रोडक्ट तो ये है, लेकिन अलॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन जो है वो सिंगल ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रही होती है। तो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी साथ में। ये जो एक्स्ट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है बाई प्रोडक्ट कहलाती है। बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अजाफी तौर पे साथ में बन जाते हैं, ठीक है। कभी कोई दरख्त देखा है ना, या फसलें हम उगाते हैं तो उसमें हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यानी जड़ी बूटियां उग जाती हैं, खुद कार जड़ी बूटियां जो खुद से आ जाती हैं उसके अंदर, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, जो हमारी यील्ड को क्या करती हैं, ख़राब कर देती हैं। इसी तरह से ये जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं, ये साइड रिएक्शन होते हैं, ये भी हमारी यील्ड को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक टिपिकल सी एग्जांपल देता हूँ। आप लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करवाने गए हैं और जो केमिकल जिसके साथ आप रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, जो रिएक्टेंट आपने लिया हुआ है वो इतना रिएक्टिव है
कि माइनर सी चीज़ के साथ या किसी भी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। अब आप ये मुझे बताएं कि जब भी आप रिएक्शन करवाने लगेंगे तो क्या हमारे इर्द गिर्द खला है? नो, हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो वो केमिकल या वो रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करेगा ना। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट बन गई, साइड चेन रिएक्शन हो गया। इसी तरह हम अक्सर अपने हाथों पे जो है वो कोई ना कोई जो है वो लोशन वगैरह लगा लेते हैं, कोई क्रीम लगा लेते हैं, तो यहाँ भी हमारे हाथों के साथ वो रिएक्शन करेगा। इवन कि हमारे हाथों की जो ऊपर डेड स्किन होती है वो उसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। यानी 99.9% तो प्योर हो सकता है, 100% प्योर नहीं हो सकता। थर्ड नंबर पे है सेपरेशन प्रोसेस। कौन कौन से जी? फिल्ट्रेशन। आप फिल्टर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को फिल्टर पेपर के ऊपर, तो अगर आपने फिल्ट्रेशन ज़्यादा कर दी और फिल्टर अलोंग द वाटर वहाँ से निकल गए, तो जो क्रिस्टल वहाँ से निकल जाएंगे, क्या आप उन्हें वापस ला सकते हैं? नो। क्रिस्टल्स वॉश आउट के दौरान भी वहाँ से निकल जाते हैं, फिल्ट्रेशन के दौरान भी निकल जाते हैं। यानी आप जितना मर्जी कोशिश कर ले कि हम फिल्ट्रेशन के दौरान, वॉशिंग के दौरान क्रिस्टल्स को या अपनी अमाउंट को बचाने की कोशिश करें, वो वहाँ से वेस्ट आउट ज़रूर होंगे। डिस्टिलेशन यानी सेपरेशन के दौरान कोई भी आप टेक्निक कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को बॉयल कर रहे हैं तो बॉइलिंग से पहले वो वेपोरेट भी हो जाएगा, और जो चीज़ वेपोरेट हो जाती है वो वापस नहीं आनी, ठीक है। यानी सेपरेशन प्रोसेस भी यील्ड को कम करते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जो मैक्सिमम यील्ड होती है, उससे ज़्यादा यील्ड नहीं हो सकती, क्योंकि उसको हमने कैलकुलेट कहाँ से किया होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। यानी ऐसी यील्ड जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट हो वो थ्योरेटिकल यील्ड है, वो मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा कोई यील्ड नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वर्क से आती है वो एक्चुअल यील्ड है, और एक्चुअल यील्ड जो है वो इन प्रोसेस की वजह से हमेशा कम हो जाती है। क्लियर? तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपने ये रीजन लिखनी है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट में परसेंटेज यील्ड। हम किसी भी रिएक्शन की कैसे निकालते हैं? इसको परसेंटेज यील्ड भी कहते हैं, या इसको हम एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन, के कोई रिएक्शन कितना एफिशिएंट है। देखिए कोई भी रिएक्शन इतना एफिशिएंट कैसे हो सकता है? आपकी एफिशिएंसी को कैसे मेजर किया जाएगा? किसी एक स्टूडेंट की एफिशिएंसी, कि वो कितना ज़्यादा ज़हीन है और कितने मार्क्स हमें गेन करके देता है, कितने मार्क्स ऑब्टेन करता है। इसी तरह एक केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी वो होगी कि वो कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? 100 से मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल ऐसे ही आपने जैसे ऑब्टेन मार्क्स ऊपर रखे, टोटल मार्क्स नीचे रखे और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो आप हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड की, और लोअर क्वांटिटी कौन सी है? एक्चुअल यील्ड की। हमने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा, एक्चुअल यील्ड को आप डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड पे एंड मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज यील्ड आ जाएगी, ठीक है। अब कैसे? 36 ग्राम वाटर थ्योरेटिकल यील्ड था और 30 ग्राम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वर्क से हमारे पास आया, तो 30 ग्राम आप ऊपर रखेंगे, 36 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये राउंड अबाउट हमारे पास आ जाती है 83.3% जो है वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है। यानी 100 में से 83 हमारे पास जो है वो यील्ड मौजूद है, बन चुकी है यील्ड, और बाकी जो 17% है वो कहाँ चली गई? साइड रिएक्शन में या बाई प्रोडक्ट्स के अंदर चली गई है। और किन वजूहात की बिना पे गई है? ये सारी रीजंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इनएक्सपीरियंस पर्सन भी हो सकता है इसका जिम्मेदार, साइड रिएक्शन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और सेपरेशन प्रोसेस के जरिए से भी हम प्रोडक्ट को वेस्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द यील्ड। इसमें आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी तैयार करना है, दैट इज आल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन, और इसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, और लास्ट में आपके पास परसेंटेज या एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो आज के टॉपिक के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू उस चैप्टर का दोबारा से जो है वो एक ही लेक्चर के अंदर दे दूंगा, ताकि हम शॉर्टली इसको डिस्कस कर लें। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए, चूँकि अब हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन हो रही हैं, तब सोशल मीडिया के ज़रिए से क्वेश्चनिंग वगैरह पुट आउट करके मुझसे जो है वो इसके बारे में गाइडलाइन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।